वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे फ्रेंड्स। इसमें आपका 100 प्रश्नों में मैथ का सेक्शन को छोड़ करके फ्रेंड्स बाकी जो 90 प्रश्न है लगभग उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मैथ का सोल्यूशन मैं अलग से दूंगा। तो अगर इस बार आप बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको मिलता रहे। देखिए फ्रेंड्स, शाम के टाइम में आपको 8 से 8:30 बजे के बीच में 100 प्रश्नों का मैं फुल प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ और सवेरे के टाइम में फ्रेंड्स आपका 50 प्रश्नों का मॉक टेस्ट लेता हूँ, ठीक है। सॉरी। तो देखिए मॉक टेस्ट आप देने के लिए फ्रेंड्स क्या है कि इसका लिंक है जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो मेरा वेबसाइट का लिंक है, जीके मास्टरमाइंड वेबसाइट का नाम है फ्रेंड्स। तो वहाँ पर जा करके बहुत सारा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस सेट है। तो आप वहाँ पर जा करके प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नासिक पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है। सवाल नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग गेस करते चलेगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, गोदावरी नदी। अगला सवाल को लेते हैं। सवाल नंबर 2 देखें, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इस फुल फॉर्म हुआ यूनेस्को। यूनेस्को बनाया गया, यानी यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था, इसको आपको बताना है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा 16 नवंबर 1945 ईस्वी इनको आपका यूनेस्को की स्थापना हुई थी। कब? 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इससे संबंधित और प्रश्न पूछा जाता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय फ्रेंड्स आपका पेरिस फ्रांस में है, इसका मुख्यालय है। एक और प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, यूनिसेफ, यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था और उसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको, वो भी याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार एग्जाम में वो पूछ दे। तो आज का सवाल क्या था फ्रेंड्स आपका पहले कि यूनेस्को का स्थापना कब किया गया था, तो 16 नवंबर 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ बता दिया मैंने, पेरिस फ्रांस में है। अब यूनिसेफ के बारे में जानते हैं। तो यूनिसेफ की स्थापना हुआ था आपका 11 दिसंबर, याद रखिएगा 11 दिसंबर कितना, 1946 में हुआ था। कब? 1946 में। 45 में यूनेस्को हुआ था और 1946 ईस्वी में आपको 11 दिसंबर 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुआ था। यूनिसेफ की स्थापना हुआ था आपको 46 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये न्यूयॉर्क में पड़ता है, ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो अमेरिका न्यूयॉर्क में पड़ता है। अगला सवाल को लेते हैं। सवाल नंबर 3 है, एशियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए गेस करिए फटाफट। सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। अगला सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पेट्रोलियम से संबंधित है। पेट्रोलियम से संबंधित संगठन कौन सा है, तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ओपेक है, जो आपको पेट्रोलियम से संबंधित संगठन है। ओपेक का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है फ्रेंड्स, और इसका मुख्यालय तो ये भी जान लें। तो ओपेक का जो फुल फॉर्म होता है आपका क्या हो गया, ओपेक का हो जाता है फ्रेंड्स आपका फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। वो फिर क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स ओपेक का, तो ये पड़ता है आपका वियना में पड़ता है, ठीक है। कहाँ है, वियना। वियना कहाँ, ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया इसका आपका मुख्यालय है। तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पेट्रोलियम से संबंधित है, तो ओपेक है। ओपेक का फुल फॉर्म बताया, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स कि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। तो सबसे पहले जो किनको मिला था, तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूथॉन्ट को मिला था, ठीक है। यूथॉन्ट को जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो यूथॉन्ट। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 को देखिए। सवाल नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कितने न्यायाधीशों द्वारा गठन किया गया, ठीक है, किया गया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसके पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कितने न्यायाधीश होते हैं टोटल फ्रेंड्स उसमें आपका, तो टोटल संख्या उसका कितना, 15 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितने होते हैं, तो 15 होते हैं। और एक चीज़ बताया था कि जो 15 न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष को होता है, तो 9 वर्ष के लिए होता है, याद रखिएगा। कितने वर्ष का, 9 वर्ष का होता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कितने न्यायाधीश द्वारा गठन किया गया है, तो 15 न्यायाधीश द्वारा। और ये इसका न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, तो 9 वर्ष का होता है। और इसका मुख्यालय अगर जो पूछे फ्रेंड्स तो कहाँ होता है, द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में है। अगला सवाल को लेते हैं कि कृष्णा नदी से निम्नलिखित किन राज्यों संघ शासित प्रदेशों लाभ हुआ है, ठीक है। कृष्णा नदी से
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को मुख्य रूप से लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 8 को देखें कि परमाणु ऊर्जा कॉन्क्लेव 2019 के 11वें संस्करण का विषय क्या है। ठीक है, देखिए 19 का पूछा जा रहा है, 19 का क्वेश्चन है, तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा कॉन्क्लेव 2019 के 11वें संस्करण का विषय क्या था, तो ये था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूक्लियर पावर इनोवेशन टुवर्ड्स सेफर एंड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में पशुधन संख्या सबसे अधिक है। सवाल नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में पशुधन संख्या सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। सवाल नंबर 10 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का नया सदस्य नहीं है। तो नया सदस्य कौन नहीं है, तो आपका चाइना है जो उसका नया सदस्य नहीं है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखें। कैबिनेट की नियुक्ति समिति खाली स्थान को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुधाकर शुक्ला का। ठीक है, बैले डांसर एलिसिया अलोंसो का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, बैले डांसर एलिसिया अलोंसो का हाल ही में निधन हो गया है, वह निम्नलिखित किस देश का है। पूछा जा रहा है वो किस देश का था, जो डांसर था वो मर गया है फ्रेंड्स, तो उसका जो पूछा जा रहा है कि किस देश से संबंधित है वो, तो सी इसका राइट आंसर होगा, क्यूबा के था वो। ठीक है, बैले डांसर क्या नाम था उसका, एलिसिया अलोंसो, कहाँ का था, क्यूबा का था। अगला सवाल 13 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पादन नहीं करता है। तो एयर कंडीशन आपको तो करता है फ्रेंड्स, डिओडोरेंट्स ये भी करता है, रेफ्रिजरेटर भी करता है। आपका वॉशिंग मशीन है जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC का उत्पादन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में कौन सा बल कार्य करता है फ्रेंड्स, ये प्रश्न इससे संबंधित पूछा जाता है, याद रखिएगा, इसमें अपकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल के कारण। चलिए अगला सवाल है कि आबिद हुसैन समिति के मामले पर सहभागिता रही थी। ठीक है, जो आबिद हुसैन समिति के मामले पर सहभागिता रही थी किसकी, तो 14 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लघु उद्योग में सुधार के लिए। याद रखिएगा, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग में सुधार। सवाल नंबर 15 को देखें। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर है, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर है तो क्या होता है, तो 15 का राइट आंसर होगा आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद घट माइनस मूल्य ह्रास, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर से देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। ऑप्शन नंबर ए 15 का राइट आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 16 को देखिए। राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय बराबर क्या फॉर्मूला होता है एक तरह से फ्रेंड्स, तो गेस करिए क्या होगा। राष्ट्रीय आय बराबर होता है क्या, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस क्या, अनुदान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 16 का। चलिए सवाल नंबर 17 को देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया था। किस जेल में भेज दिया गया था, क्या होगा राइट आंसर, रंगून। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल को 18 नंबर सवाल को लेते हैं। 18 नंबर सवाल है कि इनमें कौन सा विरल आबादी का क्षेत्र नहीं है, तो अटकामा मरुस्थल देखिए यहाँ है, इक्वेटोरियल क्षेत्र भी है, ध्रुवीय क्षेत्र में भी आपको कम आबादी मिलता है, दक्षिणी पूर्वी एशिया आपका यहाँ कम आबादी नहीं रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न क्या था फिर से देख लें, इनमें से कौन सा विरल आबादी का क्षेत्र नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व एशिया है जो विरल आबादी का क्षेत्र नहीं है, ये सघन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आबादी है, विरल मतलब क्या होता है, कम आबादी, तो दक्षिण पूर्व एशिया है जो कम आबादी वाला नहीं है, बाकी सभी जो है। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 19 का। माइंड मास्टर याद रखिएगा पूछा जाता है, माइंड मास्टर इसका लेखक पूछा जा रहा था, गेस करिए क्या होगा, विश्वनाथन आनंद होगा। ठीक है, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका विश्वनाथन आनंद है। ठीक है, सभी जानते हैं शतरंज खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स भारत के।
अगला है आपका आर्थिक स्वतंत्रता की सूची 2017 में भारत का क्या स्थान था। देखिए 2017 के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी देख ले 20 का। तो जो करंट अफेयर्स का जो ज़्यादा पुराना रहेगा फ्रेंड्स उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। करंट अफेयर्स आपका जो 19 और 20 पर विशेष आपको फोकस करना है। तो इसका 20 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 143वां। अगला सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार केवल महिलाओं की चहलकदमी को पूरा किया। तो इसका नासा हो जाएगा। सवाल नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 22 को देखिए, बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी। बहुत बार बताएं, गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, तो आपका 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई थी। और 1757 में कौन सी लड़ाई हुई थी फ्रेंड्स, तो 23 जून, ठीक है 23 जून 1757 में आपकी प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी, याद रखिएगा। बक्सर की लड़ाई 1764, प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई आपका हो गया 1764 और प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757। अगला सवाल को लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। चलिए फटाफट गेस करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय राजमार्ग कितना, 44, यानी NH 44 है जो आपका भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वर्तमान में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा NH 44, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 44। अगला सवाल को लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की आम बैठक ने कितने राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए चुना है। 24 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 18। अगला है फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग संगठन इंटरपोल में कितने सदस्य देश हैं। यहाँ पर देखिए सहयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, इंटरपोल कह रहा है ना, तो इंटरपोल का जो फुल फॉर्म क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक यहाँ होना चाहिए, ठीक है, आपराधिक पुलिस संगठन होता है। तो कह रहा है फ्रेंड्स इंटरपोल का में कितने सदस्य हैं वर्तमान में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 194 सदस्य है। इंटरपोल का अगर मुख्यालय इंपॉर्टेंट है पूछे तो वो भी याद कर लें। पहले जो सवाल पूछा गया है वो देख ले फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरपोल का मुख्यालय, इंटरपोल में कितने सदस्य है देश हैं, तो इंटरपोल में सदस्य देशों की संख्या कितना 194 है। और इंटरपोल का जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस आपराधिक संगठन है इसका जो मुख्यालय पड़ता है फ्रेंड्स आपका लियोन पड़ता है, ठीक है, कहाँ पड़ता है, लियोन फ्रांस। लियोन कहाँ पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है, तो लियोन है। पूछिए अगर इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है तो फ्रांस लियोन में पड़ता है। इसमें सदस्य देख कितना है, तो 194 है। अगला सवाल को लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मार्च देखिए 2017 का, फिर इस पर हमको विशेष ध्यान नहीं देना है, ठीक है, ऐसे आगे अगला देखते हैं। सवाल नंबर 27 को देखें। सवाल नंबर 27 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 के विकासशील देशों का सदस्य नहीं है। अच्छा सवाल ये, तो कौन नहीं है इसका सदस्य, तो आपका मिस्र है, भारत है, ब्राजील है, तुर्की नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा 27 का। यानी G20 के विकासशील देशों का सदस्य कौन नहीं, तो तुर्की नहीं है, बाकी मिस्र, भारत और ब्राजील है। अगला सवाल को लेते हैं, भारत में निम्न नदियों में से कौन सा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका होगा, 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा। सबसे लंबी नदी भी गंगा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी वो भी देख लेते हैं। तो कितना 9 दिसंबर कितना 1946 में प्रथम बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और उसी बैठक में इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और फिर उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 में जब द्वितीय बैठक हुआ तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, पूछा जाता है। अस्थायी अध्यक्ष उनको बाद में चुना गया था। तो यहाँ सवाल था फ्रेंड्स, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला सवाल को देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो ये आपका राजस्थान में एक मस्जिद है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, एक पिंड एवं विभिन्न तरीकों से 3 मीटर की दूरी तक खिसकता है, सबसे अधिक कार्य किस मामले में होगा। 31 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब ऊर्ध्व दिशा में ऊपर उठाया जाए। सवाल नंबर 32 को देखिए, एक कार सीधी सड़क पर एक ही गति से तेजी से जा रही है, तब क्या कार पर किया गया कार्य शून्य के बराबर है। एक कार सीधी सड़क पर एक ही गति से जा रही है तब कार पर किया गया कार्य शून्य के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए सवाल नंबर 33 को देखते हैं। सवाल नंबर 33 आपका है कि एक उड़ने वाले हवाई जहाज में होता है, क्या होता है 33 का, तो संभावित वह गतिज ऊर्जा दोनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 33 का। सवाल नंबर 34 को देखें। तापमान के बढ़ने पर पदार्थ की सघनता सामान्यतः यह होती है, क्या होता है, तापमान के अगर बढ़ाइएगा तो पदार्थ की सघनता सामान्यतः क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो चलिए इसका 34 नंबर सवाल का क्या होगा। तो देखिए ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि तापमान के बढ़ने पर पदार्थ की सघनता है जो सामान्यतः क्या होती है, घट जाती है, यानी 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 35 को देखिए। इम्पल्स इसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इम्पल्स। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक सदिश मात्रा है, इम्पल्स इसे कहते हैं सदिश मात्रा है। अगला सवाल को देखें। एक लंबी कूद वाला कूदने से पहले दौड़ता है क्योंकि, क्यों दौड़ता है, 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह गति पकड़ता है। ठीक है, वह क्या करता है, वह गति पकड़ता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 36 का। सवाल नंबर 37 को देखें। जब पानी को 0 डिग्री से पर गर्म किया जाता है तो इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा इसका आयतन घटेगा या बढ़ेगा। 37 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। जब पानी को 0 डिग्री से पर गर्म किया जाता है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, ऑप्शन नंबर बी 37 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका। एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को इसमें बदलता है, फोटो सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, फोटो सेल के बारे में है। तो 38 का क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फोटो सेल होता है, क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 39 को देखें। इनमें से किन क्रियाकलापों से एक चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीटने से, बी में गर्म करने से। 39 का ए, यानी कि कोई भी जो चुंबक है अपना चुंबकत्व कब खो देता है फ्रेंड्स, तो आपको पीटने से भी खो जाता है और वो गर्म करने पर भी खो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल को देखते हैं। दो सूक्ष्म जीव जो कि सामान्य तौर पर नवोदित से अस्वाभाविक पुनरुत्पादन करते हैं, क्या कहलाएगा वो, 40 का बी हो जाएगा, हाइड्रा और खमीर। ये दो सूक्ष्म जीव जो कि सामान्य तौर पर नवोदित से अस्वाभाविक पुनरुत्पादन करते हैं, तो हाइड्रा और खमीर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बी। सवाल नंबर 41 को देखें। सवाल नंबर 41 है फ्रेंड्स आपका कि किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की जांच के लिए हम थोड़े से पानी में एक छोटे सैंपल को मिलाकर कॉपर सल्फेट की 2-3 बूंदें डाल देते हैं। इस तरह हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की 10 बूंदों में कौन सा रंग प्रोटीन की मौजूदगी बताता है। 41 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी या वायलेट कलर होता है वो प्रोटीन की मौजूदगी दिखाता है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बैगनी या वायलेट कलर। सवाल नंबर 42 को देखें कि इनमें से कौन सी गैस एसिड रेन वर्षा नहीं है, कौन सी गैस है जो 42 का, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसे कि एसिड यानी अम्लीय वर्षा के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से तो होता ही है फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, NO2, SO2 और NO2 से तो आपका होता ही है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से हो गया। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी है जिम्मेदार है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है जो अम्ल वर्षा के लिए नहीं बनाते, यानी इनमें से कौन सी गैस एसिड रेन नहीं बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो एसिड रेन अम्लीय वर्षा नहीं बनाती है, बाकी सब बनाती है। अगला सवाल को देखिए। शरीर में आप कहाँ पर ट्राइक्यूपिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व मिल सकते हैं। शरीर में आपको कहाँ पर ट्राइक्यूपिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व मिल सकता है, कहाँ, तो सवाल नंबर 43 का राइट आंसर होगा हृदय में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 44 को देखते हैं कि तांबे की एक गोलाकार डिस्क के बीच में एक समान सममिति छिद्र है, यह डिस्क एक समान रूप से गर्म होती है, छिद्र का डायमीटर क्या होगा। 44 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा। तांबे की एक गोलाकार डिस्क के बीच में एक सममित छिद्र है, यदि डिस्क एक समान रूप से गर्म होगा तो फ्रेंड्स क्या होगा, इसका छिद्र का डायमीटर बढ़ जाएगा। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 45 को देखें। शरीर का तापमान 1 डिग्री से तक बढ़ाने के लिए अपेक्षित गर्मी की मात्रा
45 का राइट आंसर क्या होगा? थर्मल क्षमता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे? थर्मल क्षमता कहा जाता है। यदि तापमान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बदला जाए तो विशेष गर्मी की न्यूमरल वैल्यू क्या होगी? सवाल नंबर 46 का क्या होगा फ्रेंड्स कि यदि तापमान को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदला जाए तो विशेष गर्मी की न्यूमरल वैल्यू क्या होगी? तो घटेगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 46 का। सवाल नंबर 47 को देखें, फूल का कौन सा परिपक्व होने पर बीज बन जाता है? फूल का कौन सा परिपक्व होने पर बीज बन जाता है? 47 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बीजाणु। अगला सवाल को लेते हैं, ध्वनि खालिस्तान एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण संवेदित उत्पन्न करती है। 48 का क्या होगा? तो देखिए ध्वनि जो ऊर्जा का एक रूप है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, किरोसिन कोक से अधिक तेजी से जलता है। किरोसिन कोक से अधिक तेजी से जलता है क्योंकि? 49 का क्योंकि इनमें कम ईंधन तापमान है। ऑप्शन नंबर 49 का सी राइट आंसर होगा। अच्छा सवाल है, किरोसिन है जो कोक से अधिक तेजी से जलता है क्योंकि इनमें कम ईंधन तापमान है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। सवाल नंबर 50 को देखें, निम्नलिखित में से कौन से आवृत्ति स्पष्ट रूप से मानव का कान के लिए श्रव्य है? ये पूछा गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो गेस करिए, मानव श्रव्य के लिए कह रहा है, आवृत्ति स्पष्ट रूप से मानव कान के लिए श्रव्य है। तो सवाल नंबर 50 का क्या होगा? गेस कीजिए, निम्नलिखित में से कौन से आवृत्ति स्पष्ट रूप से मानव कान के लिए श्रव्य है? देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आपको सभी को पता है कि 20 हर्ट्ज, ठीक है फ्रेंड्स, 20 हर्ट्ज से नीचे होता है उसको क्या कहते हैं? अवश्रव्य कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से लेकर करके 20,000 हर्ट्ज, कितना? 20 हर्ट्ज से लेकर करके 20,000 हर्ट्ज तक है जो श्रव्य के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें देखिए फ्रेंड्स कहीं पे नहीं दिया है श्रव्य कितना होना चाहिए कान के लिए, तो इसमें आंसर दे रहा है फ्रेंड्स आपका 30,000 हर्ट्ज। ये गलती हो जाएगा, इसका राइट आंसर यही होगा, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक है जो क्या हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, श्रव्य ध्वनि यही हो गया। यही प्रश्न आपका देखिए जो 2000 इसके पहले जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स 2020 में, तो उसमें प्रश्न पूछा गया था श्रव्य ध्वनि कितना है, श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। तो चलिए इसका छोड़ दे फ्रेंड्स, देखें इसमें इसका डॉट है, कहीं पर दिया ही नहीं है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला सवाल को लेते हैं, सवाल नंबर 50 हो गया। सवाल नंबर 51 को देखें, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? पहले भी मैं बता चुका हूं क्या कहा जाता है इसे। 51 का वीर प्रसू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल को देखिए, ओछा का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? विलोम शब्द देखिए, अभी हिंदी का चल रहा है क्वेश्चन फ्रेंड्स, हिंदी सेक्शन से, तो ओछा का जो क्या हो जाएगा विलोम शब्द, उल्टा शब्द। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गंभीर हो जाएगा। ओछा का जो उल्टा शब्द होता है, विलोम शब्द क्या होता है? गंभीर होता है। अगला सवाल को लेते हैं, संवाद के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। संवाद क्या होगा? गेस करिए, 53 नंबर का, तो हो जाएगा समजोड़वाद। ठीक है, सम हलंत लगेगा, जोड़ क्या हो जाएगा? वाद हो जाएगा, यानी कि संवाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, श्रृंगार का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन से है? श्रृंगार किस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड्स? तो 54 का गेस करें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, श्रृंगार इस तरह से। अगला सवाल के देखते हैं 55 नंबर सवाल को देखें कि माननीय का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? माननीय किस तरह से लिखा जाता है? 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माननीय इस तरह से लिखा जाता है। अगला है, चिड़ीमार का सामाजिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चिड़ीमार है चिड़िया को मारने वाला, तत्पुरुष समास आता है। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ीमार चिड़िया को मारने वाला। और कौन सा समास है इसमें फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला है फ्रेंड्स आपका कि अंधों को दो आँख मिलना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मनोकामना पूर्ण होना। अगला सवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी? अच्छा सवाल है, तो यह पंडित रघुनाथ ने दिए थे। सवाल नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने? तो पंडित रघुनाथ ने दी थी। आगे है, पीली छतरी वाली लड़की उपन्यास की रचनाकार कौन है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग है। पीली छतरी क्या है? पीली छतरी वाली लड़की उपन्यास के रचनाकार कौन है? 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिए, उदय प्रकाश
पीली छतरी वाली लड़की उपन्यास के लेखक उदय प्रकाश है। चलिए सवाल नंबर 60 को देखते हैं। सवाल नंबर 60 है, आनन आन प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? आन से 60 का हो जाएगा आन प्रत्यय है ना, तो लास्ट में लगता है तो उड़ान, आन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आन प्रत्यय से बना शब्द क्या है? उड़ान, यानी उड़ान में देखिए आन प्रत्यय आ रहा है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अंग्रेजी से सवाल है फ्रेंड्स, 10 सवाल, इसको भी देख लेते हैं। कर चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। तो सवाल नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा क्या कर रहा है, यहाँ क्या भराएगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, आफ्टर री इलेक्शन। ठीक है, आफ्टर री इलेक्शन द लीडर वर्क हार्ड फॉर हिज पीपल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर री इलेक्शन। यहाँ पर आफ्टर भराएगा, यहाँ पर फोर भराएगा। अगला सवाल को लेते हैं कि स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज इट। तो कह रहा है कि मारुति इज बेस्ट कार फॉर एवरी डे यूज। तो ठीक है, तो इसका जो सही कह रहा है, यहाँ पर गलती इसमें है। फिर देखिए यहाँ पर बेस्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पर बेस्ट यहाँ सुपरलेटिव यहाँ द लगना चाहिए। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मारुति इज द बेस्ट, सिर्फ बेस्ट लगाया है। सभी को पता है कि सुपरलेटिव डिग्री का जो प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स उसके पहले द का प्रयोग होता है, तो मारुति इज द बेस्ट कार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। आगे आपका करा है कि चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट चेंजेज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये देखिए पैसिव वॉइस में चूज एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट चेंजेज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। दे हैंडेड हर अ चेक, दे हैंडेड हर अ चेक। तो 63 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाज हैंडेड अ चेक। कहा जाएगा सी वाज हैंडेड अ चेक। 63 का सी हो गया। चलिए सवाल नंबर 64 को देखिए, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट री राइट्स द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव है। अब देखिए यह जो दिया हुआ पैसिव वॉइस में, अब इसको हमको करना है एक्टिव में करना है। मिस्टर स्टेवर्ट वाज इलेक्टेड चेयरमैन। ठीक है, तो इसका जो ये तो पैसिव वॉइस हो गया, तो इसका जो एक्टिव वॉइस में करेगा तो वी इलेक्टेड मिस्टर स्टेवर्ट चेयरमैन, ये हो जाएगा। इसी का ये पैसिव फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पर आपको, मिस्टर स्टेवर्ट वाज इलेक्टेड चेयरमैन, यानी 64 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ, यही इसका एक्टिव फॉर्म होगा। सवाल नंबर 65 को देखिए, चूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। तो 3/4 ऑफ द बिजनेस, बिजनेस से सिंगुलर वर्ब बिजनेस इज हो जाएगा, हाँ, इज लेफ्ट टू द यंगेस्ट सन, यानी इस 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इज भरेगा। सवाल नंबर 66 को देखिए, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रेज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर क्या भराएगा? तो देखिए इन स्पाइट ऑफ एवरी एफर्ट वन में फेल। इन स्पाइट ऑफ इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। इन अलग रहेगा फ्रेंड्स, स्पाइट SPIT रहेगा, ऑफ अलग रहेगा। देखिए इसमें डबल ऑफ दिया गलत हो जाएगा, इन स्पाइट में हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें भी मिस्टेक है, यानी इस तरह से होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 67 को देखिए, चूज द ऑप्शन विथ द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा? दिस असेसमेंट इज कंप्लीटेड, करा प्रीफिक्स यानी उपसर्ग, तो इनकम्प्लीटेड होना चाहिए। देखिए एम लिखा गया, ठीक है फ्रेंड्स, एन होना चाहिए। ठीक है, इनकम्प्लीटेड एंड नीड टू बी फिनिश्ड वंस, तो यहाँ पर क्या होगा? इन हो जाएगा। अगला सवाल को देखें कि चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट पंक्चुएट्स द गिवन सेंटेंस। तो 68 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स दे रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी दे रहा है। क्या दे रहा है? डी दे रहा है कि कुड आई हैव अ 5 किलो पैक ऑफ राइस सेड द कस्टमर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 69 को देखें, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विथ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से यहाँ पर क्या भराएगा? तो 69 का हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर हाउ डू। ठीक है, हाउ डू पीपल अर्न देयर लिविंग व्हेन देयर इज सो मच स्नोफॉल ऑल ईयर राउंड, यानी यहाँ डू भराएगा और यहाँ पर इज भराएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 70 नंबर सवाल है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ
द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। माई सिस्टर हैज ऑफर्ड टू, ठीक है, ऑफर्ड टू खाली स्थान माई पर डॉग व्हाइल वी आर अवे ऑन अ हॉलीडे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर क्या भरेगा, तो लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना होता है। तो माई सिस्टर हैज ऑफर्ड टू यानी देखभाल करने के लिए है। जब वो आपका हॉलीडे पर जाएगा तो उसको कुत्ता है उसको देखभाल करने का, नहीं लुक आफ्टर मतलब देखभाल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 71 से देखते हैं, राज्य की कितनी जनसंख्या कृषि में कार्य में संलग्न है? 71 का। तो बिहार राज्य के बारे में कहा जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ मुख्य रूप से आपको दे रहा है फ्रेंड्स आंसर कि मैं आपको 76% के राज्य की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, तो लगभग कितना 76% जो है जो इसमें संलग्न है। अगला आपका कि बिहार में कौन सी फसलें उगाई जाती है? बिहार में कौन सी फसलें ज़्यादा उगाई जाती है? तो देखिए गेस करें 72 का। तो आपका रबी फसल तो हो जाएगा, खरीफ भी हो जाता है, जायद भी होता है, ये तीनों। जायद फसल के बारे में मैंने पहले ही बताया था फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा, डिस्क्राइब करके इसका डिफिनीशन के साथ बताया था। जायद फसल में जैसे हो गया खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब है जो जायद फसल के अंतर्गत आता है। रबी फसल में आपका गेहूँ, सरसों, चना ये सब हो गया। खरीफ फसल में हो गया गन्ना हो गया, चावल हो गया, ठीक फ्रेंड्स, ये सब खरीफ फसल के उदाहरण है। तो क्या था, बिहार में कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो आपको ये तीनों उगाई जाती है। इसके पहले क्या था फ्रेंड्स कि राज्य में यानी बिहार राज्य में कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में लगा हुआ है फ्रेंड्स? तो कितनी जनसंख्या, लगभग 76% है जो जनसंख्या है जो कृषि कार्य में लगा हुआ है, देख लिए। चलिए अगला है, ग्रीष्म काल में अत्यधिक गर्म हवाएं चलती है, इन्हें क्या कहते हैं? तो सभी जानते होंगे फ्रेंड्स, भारत में जो ग्रीष्म काल में गर्म हवाएं चलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लू कहते हैं, नहीं कहते लू लग जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लू कहते हैं। अगला है फ्रेंड्स आपका कि बिहार में ग्रीष्म काल की अवधि क्या है? ग्रीष्म काल की अवधि क्या है बिहार में? 74 का हो जाएगा आपका। मार्च से मध्य जून तक खूब गर्मी पड़ती है, यही ग्रीष्म काल यानी मार्च से मध्य जून तक। बिहार की नदियों उनके अन्य नदियों से मिलने के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा इंगित करें। इसमें से गलत जोड़ा है जो आपको इंगित करना है। सवाल नंबर 75, सवाल नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये है जो गलत जोड़ा है। बाकी सरजू नदी, गंगा नदी, कमला नदी, कोसी नदी और आपका उत्तरी कोयल नदी, सोन नदी, ये सब है। सवाल क्या था, बिहार की नदियों को उनके अन्य नदियों से मिलने के जोड़े, ठीक है। अन्य नदियों से मिलने के जोड़े में आपका सरयू नदी गंगा नदी से मिलती है फ्रेंड्स, कमला नदी कोसी से हो गया और उत्तरी कोयल नदी है जो आपको सोन नदी है। सब देखिए पुनपुन नदी जो दामोदर, ये है जो गलत है। अगला सवाल को देखिए, ककोला जलप्रपात बिहार में किस जिले में? ये देखिए आपका पूछा गया था शायद आपका बिहार कांस्टेबल ड्राइवर में, ठीक है। बिहार कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ककोला जलप्रपात कहाँ है फ्रेंड्स आपका? तो बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, 76 का बी हो जाएगा। रज्जू मार्ग कहाँ है फ्रेंड्स अगर जो पूछा जाए आपको, तो रज्जू मार्ग अपना बिहार के राजगीर में पड़ता है, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। तो ककोलत आपका नवादा हो गया। सवाल नंबर 77 को देखिए, बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था? ज्ञान प्राप्त कौन महापुरुष ने किया था 77 का? तो गौतम बुद्ध बोध गया किए थे ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 78 नंबर सवाल को देखिए, बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उद्दित किया माना जाता है? 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध बिहारों की बहुलता के क्षेत्र से, ठीक है। अच्छा सवाल है कि बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उद्दित किया माना जाता है? तो आपका बौद्ध बिहारों की बहुलता का क्षेत्र, 78 का बी। चलिए फ्रेंड्स अब 79 को देखते हैं, बिहार की पूर्व से पश्चिम तक कितनी चौड़ाई है? पूर्व से पश्चिम पूछा जा रहा है, कितनी है? 79 का तो आपको 483 किलोमीटर है। अगला सवाल, बिहार का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स? तो आपको पता होगा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। अब देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका मैं बताया था कि अपना जो सिस्टम है उस पर आप सॉल्व करके अलग से वीडियो बना करके दूंगा। तो ये 80 सवाल इसमें ही दिया था आज फ्रेंड्स, 80 सवाल है जो आपका जीके जीएस और हिंदी अंग्रेजी से था। तो इसका सोल्यूशन देख लिए सवेरे के टाइम में फ्रेंड्स, आप लोग मॉक टेस्ट जरूर देखिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद में नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर जाकर के मॉक टेस्ट आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो के नीचे भी आपको दे दिया फ्रेंड्स, इसके पहले 3 मॉक टेस्ट टोटल किए हैं, 150 क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। सभी का जो प्रैक्टिस सेट का लिंक है जो नीचे दिया हुआ है वहाँ पर जाकर के देखिए फ्रेंड्स, और वहाँ पर आंसर छुपाया हुआ रहता है, तो आप वहाँ पर देखिए कि आपको मुँह जवानी कितनी याद होती है। तो इस तरह से आपका तैयारी का लेवल पता चलेगा, क्योंकि आंसर उसमें छुपाया हुआ है। आप गेस करिएगा कि इसका ये आंसर होगा, और इसको पढ़े थे तो फिर आप भूल रहे हैं या याद हो रहा है। तो इस तरह से आपको ऊपर जाएँ फ्रेंड्स। मैं बार बार कहता हूँ मेहनत करनी है थोड़ी सी फ्रेंड्स, पैसा तो लगेगा नहीं, पैसा तो नहीं लगता है,
तो मेहनत करने से फिर नहीं कतराना चाहिए, ठीक है। इससे कंप्रोमाइज़ ना करें, मेहनत करें। प्रत्येक दिन मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिस सेट सब देखें, और बहुत सारा प्रैक्टिस सेट वहाँ पर दिया हुआ है, तो कम से कम आधा घंटा या 20 मिनट जब भी है तो मेरे वेबसाइट पर जा करके आप आराम से वहाँ पर प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।